हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के एक वायरल मॉडल पेपर को, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वायरल मॉडल पेपर का जो हल है, इस वीडियो के माध्यम से मैं लिखित करा दूंगा। सारे बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर के साथ साथ जितने भी लिखने वाले क्वेश्चन है, मैं सबका एक एक करके अच्छे तरीके से बता दूंगा। और साथ भी ये आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कॉपी को कैसे लिख करके आना है, ताकि एग्जामिनर हमारा एक भी नंबर ना काटे और अच्छे से अच्छे हम फुल मार्क को पा सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसा ही एक पेपर मिलेगा जहां पे आपको अनुक्रमांक भरना होता है। यह किसी बच्चे का अनुक्रमांक है जिसे भरा गया है 3310-550 और नाम आपको तुरंत भर देना है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो है, इसको आप लोग को अच्छे तरीके से मिला लेना है। उसके बाद कोड भी आप चेक कर देंगे। उसके बाद साथ ही साथ जो इसका निर्देशांक है उसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ऐसे ही आपको एक बोर्ड परीक्षा में कॉपी दी जाएगी जिस पर आप लोग को बिल्कुल ऐसे ही करके परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखना है। उसके बाद ये जो अनुक्रमांक है उसको शब्दों में भी लिख देना है, विषय क्या है, प्रश्न पत्र कौन सा है, और ये आपका जो कोड है 820 MB, इसको अच्छे तरीके से अंकित करना है। फिर परीक्षा का दिन कौन सा है, तारीख क्या है, मैंने लिख रखा है 6/3/2024, और केंद्र का नाम, आप जिस स्कूल में परीक्षा देने जा रहे हैं वहाँ केंद्र का नाम रहेगा। उसके बाद कमरा नंबर, ठीक है, कमरा नंबर क्या है भाई, हमने 2 लिख रखा है। आपका जो भी कमरा नंबर मिलेगा उसको आप लोग अच्छे तरीके से लिखिएगा। उसके बाद कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर जो होना चाहिए, यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और कक्ष निरीक्षक आपके कॉपी पर कर देगा। उसके बाद डेट भी होना चाहिए। साथ ही साथ चलिए, अब इतने सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद हम जो है पहले इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए समय हमको कितने मिलने वाला है, तो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा पेपर करने के लिए। 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सामान्य निर्देश हम सभी को पढ़ेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ एवं ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका उत्तर हमें OMR उत्तर पत्रक पर दे करके आना है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे या इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। खंड ब जो है 50 अंक का है, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है, इसे अच्छे तरीके से हल करके आना है। चलिए अब बिना देर किए एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। हमारा खंड अ क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन है कि पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है, भोजन, दुकान, मनोरंजन या फर्नीचर। तो देखिए पारिवारिक बजट का जो मुख्य मद होता है, सबसे पहले भोजन होता है, यानी कि राइट आंसर इसका क हो जाएगा। आपका प्रश्न संख्या 2 है कि कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है, भोजन, शिक्षा, मकान या वस्त्र, फैशन या दुकान। तो देखिए भोजन, शिक्षा, मकान और वस्त्र जो है भोजन बजट का मुख्य मद होता है, लेकिन फैशन करना या दुकान खोलना ये बजट का मुख्य मद नहीं माना जाता है, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं। बचत की आवश्यकता है मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए या इन सभी के लिए। तब बचत की जो आवश्यकता है इन सभी के लिए है, यानी कि राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या पढ़ते हैं 4 को। कह रहा है कि किसी शुभ अवसर पर दिए जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है, ट्रैवलर चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक या ऑर्डर चेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपहार चेक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो ग है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 पढ़ते हैं कि आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम या 1000 ग्राम। तो आधा किलोग्राम में
500 ग्राम होते हैं, यानी कि ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं कि एक साड़ी का दाम 1500 है तो 10 साड़ी का मूल्य क्या होगा? 1000, 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000। तो देखिए एक साड़ी जो है 1500 रुपये की है तो 10 साड़ी का मूल्य पूछ रहा है, 10 से गुणा करा देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,000। क्या हो जाएगा? 15,000। अब प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि मानव शरीर में जल का प्रतिशत है 50 से 60%, 70 से 75%, 80 से 90% या 100%। तो मानव शरीर में जल का जो प्रतिशत होता है वो 70 से 75% तक होता है, यानी कि राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 को पढ़ते हैं। आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, घट जाता है, नियमित रहता है या अप्रभावित रहता है। तो आवश्यकता अनुसार जब हम लोग जल ग्रहण करते हैं तो शरीर का तापमान कैसा रहता है? तो नियमित रहता है, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या सी बोल रहे हैं? ग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 क्या है कि टाइफाइड रोग फैलता है सैल्मोना टाइफी द्वारा, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, एनोफेलीज द्वारा या बैसिलस पर्टुसिस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैल्मोना टाइफी द्वारा, सैल्मोनेला टाइफी द्वारा, यानी कि क जो है बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 को पढ़ते हैं। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? विब्रियो कैलोरी, सैल्मोना टाइफी, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी या एंट एबीबा हिस्टोलिटिका। तो देखिए हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विब्रियो कैलेरी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो है बिल्कुल क सही हो जाएगा। कौन सा? क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 को पढ़ते हैं कि 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में, पृथ्वी दिवस के रूप में या पर्यावरण दिवस के रूप में। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर इसका क हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 पढ़ते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण है जनसंख्या में वृद्धि, आधुनिकीकरण, समाज रीति रिवाज या ये सभी। तब पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण क्या है? तो ये सभी है। जनसंख्या बढ़ेगी, आधुनिकीकरण होगा, रीति रिवाज के माध्यम से भी जो है पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब प्रश्न संख्या 13 पढ़ते हैं कि डेंगू रोग फैलता है दूषित जल से, दूषित वायु से, मच्छर के काटने से या इन सभी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था ये मच्छर के काटने से होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ग होगा। आप लोग इसे ध्यान भी दे दीजिएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या अगला पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 14 है कि बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन है कर्णफेड़, तपेदिक, पोलियो या पीलिया। तो बीसीजी का जो टीका होता है वो तपेदिक रोग के रोकथाम के लिए लगाते हैं, यानी ऑप्शन जो है ख बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका प्रश्न संख्या 15 है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है टमाटर, आलू, भिंडी या पालक। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत हरी सब्जियां माना जाता है। इसके हिसाब से जो है पालक आंसर होना चाहिए, जो सबसे अधिक थोड़ा पालक में ही पाया जाता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 16 को पढ़ते हैं कि अधिक भोजन शरीर के लिए लाभकारी है, हानिकारक है, शक्तिवर्धक है या इनमें से सभी है। तो जब भी आप अधिक भोजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करेंगे तो शरीर के लिए हानिकारक होगा। हमें उतना ही भोजन करना है जितना कि शरीर की आवश्यकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि रोगी का भोजन होने चाहिए गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य या बिना पका। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? तो रोगी का भोजन सुपाच्य होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18 है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी
या विटामिन के? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यानी कि विटामिन ए, डी और के तीनों पाया जाता है। अब प्रश्न संख्या 19 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 19 है कि कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? ऑप्शन है नाक, दूसरा ऑप्शन ख है फेफड़े श्वसन तंत्र के, तीसरा ऑप्शन है यकृत या हाथ, और चौथा ऑप्शन है श्वास नली। तो कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यकृत या हाथ जो है श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है। अब प्रश्न संख्या 20 पढ़ते हैं। किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? यकृत में, वृक्क में, फेफड़ों में या आमाशय में? किस रंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वृक्क में जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। अब खंड ब को हमें पढ़ना है। तो खंड ब हमारा क्या कह रहा है कि खंड ब जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका उत्तर हमें किस पे देना है? तो इस कॉपी के माध्यम से देना है। इस पर लिखित आंसर हम लोग देंगे। तो चलिए खंड ब को पढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम हमें 25 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है। चलिए अब पढ़ते हैं खंड ब। हमारा पहला प्रश्न 21वां प्रश्न है कि बजट में मित व्ययिता क्या है? ठीक है, व्ययिता क्या है आपको लिखना है। प्रश्न पहले लिखेंगे हम लोग खंड ब अच्छे तरीके से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना है। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब हमको आगे इसमें लिख देना है कि बजट में किसी भी अनावश्यक व्यय का प्रावधान न करना ही बजट में मित व्ययिता है। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 22 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 क्या है कि राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कैसे? प्रश्न संख्या 22 पहले हेडिंग बनाइएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, फिर हेडिंग बनाएंगे राष्ट्रीय बचत पत्र। लिखेंगे कि राष्ट्रीय बचत पत्र डाकघर द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्तमान समय में इस योजना का एकमात्र ही प्रकार है, यानी योजना का एकमात्र ही प्रकार बताया गया है। आगे लिखेंगे कि यह पंचवर्षीय योजना है। इस योजना में 6.8% दर से ब्याज मिलता है। इस योजना के अंतर्गत आयकर में नियमानुसार छूट मिलते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद जो है आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल ही आंसर सही माना जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब पढ़ते हैं कि 23 नंबर, कुएं कितने प्रकार के होते हैं? यानी हमें बताना है कि कुएं कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग 23 नंबर प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे और लिखेंगे कि कुएं के मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नवत है या निम्नलिखित है। कौन कौन से कुएं बताए गए हैं? उथले कुएं, गहरे कुएं, आदर्श कुएं या आर्टिजन कुएं। तो ये कुएं का प्रकार है। कुएं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नवत हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद करिएगा और कॉपी में ऐसे ही बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख करके आना है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 24 को पढ़ेंगे। 24 हमारा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के कारण। आगे लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, घरेलू कचरे तथा कूड़ा करकट का जल में बहाया जाना। दूसरा लिखेंगे कि वाहित मल। तीसरा लिखेंगे कि पेड़ों की अत्यधिक कटाई और चौथा लिखेंगे उर्वरकों के उपयोग में निरंतर वृद्धि। और 5 नंबर में लिख देंगे वाहनों तथा चिमनियों से निकलते हुए धुएं। तो इतना भी लिख देंगे तो आपका नंबर बिल्कुल अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 को कि वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, यानी हमें बताना है वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, इसे हमें बताना है। अब प्रश्न संख्या हम 25 लिखेंगे कि वायु द्वारा फैलने वाले कुछ प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? चेचक है, तपेदिक है, काली खांसी है एवं खासरा है। तो ये वायु द्वारा फैलने वाले रोग हो जाएंगे। इतना लिख दीजिएगा बिल्कुल अच्छा से, आपका नंबर नहीं कटेगा।
अब हम लोग प्रश्न संख्या 26 को पढ़ते हैं कि सिलाई कीट किसे कहते हैं। सिलाई कीट किसे कहते हैं, यानी कि हमको बताना है कि सिलाई कीट क्या है। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 और लगा देंगे सिलाई कीट। लिखेंगे कि सिलाई कार्य के लिए विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों को किसी थैले, डिब्बे अथवा बॉक्स में विधिवत रखा जाता है। सिलाई उपकरणों सहित इस डिब्बे, थैले अथवा बॉक्स को ही सिलाई किट कहते हैं। यहाँ तक लिख देंगे, बिल्कुल आपका आंसर उचित हो जाएगा। अब प्रश्नोत्तर अब आगे हैं लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें लिखा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। 27 नंबर है कि सिलाई कीट किसे कहते हैं, यानी कि फिर से वही वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से लिख करके चले आइएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 है कि तापक्रम चार्ट में आप क्या क्या लिखेंगी, यानी तापक्रम चार्ट बनाना होगा तो आप किस तरह से बनाएंगी एवं किस तरह से लिख करके आएंगी, ठीक है, इसको बताना है। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 28 लगाएंगे, उसके बाद हेडिंग लगा देंगे तापक्रम चार्ट। लिखेंगे कि विशेषकर तीव्र ज्वर या अधिक समय तक रहने वाले ज्वर रोगियों के तापमान का चार्ट बनाना आवश्यक होता है। इसके लिए दिन में जितनी बार जिस समय तापमान लेते हैं उसी के अनुसार रोगी का नाम लिखकर समय अंकित कर लेना चाहिए। उसके बाद चार्ट बनाने का नियम है, पहले लिखेंगे रोगी का नाम, उसकी उम्र और किस रोग के लिए बना रहे हैं तो रोग, फिर यहाँ बना दीजिएगा दिनांक। दिनांक में हम 2 ही दिन लिखे हैं, आपको जितना दिन लिखना है 3 या 4 दिन तक अधिकतम लिख सकते हैं। इस प्रकार से चार्ट बनाना है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। हमने लिखा है 6 बजे सुबह, 8 बजे सुबह, 10 बजे सुबह एवं 12 बजे दोपहर को। तो इस तरह से हम लोग का चार्ट जो है तापक्रम चार्ट बन जाएगा। अब प्रश्न संख्या 29 लिखते हैं कि टिप्पणी लिखिए, किस पे लिखना है, बफारा या भाप लेना किसको कहते हैं, इस पे हमें टिप्पणी लिख करके आना है। प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग लगा देंगे 29, उसके बाद लिखेंगे क्या, बफारा या भाप लेना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, बफारा या भाप लेना हेडिंग लगाना है। लिखना है बफारा देना भाप से सिकाई करने का एक तरीका है। गले के रोग जैसे गले का दर्द तथा शरीर का रोग जैसे गठिया आदि में बफारा देना लाभप्रद रहता है। यदि बफारे में कोई औषधि मिलानी है तो इसे खौलते जल में डाल दिया जाता है। सिर पर एक बड़ा तौलिया डाल दिया जाता है। यह रोगी के सिर के साथ बर्तन इत्यादि को भी ढक देता है। इतना लिखने के बाद आपका क्या हो जाएगा, बफारा देने वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि भाई बफारा देना क्या है, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 को। प्रश्न संख्या हमारा 30 क्या है, अच्छे तरीके से देखिए कि मुंह की अपेक्षा नाक से श्वास लेने के क्या लाभ है। मुंह की अपेक्षा नाक से सांस लेने के क्या लाभ है, इसे हम लोग अपने अच्छे तरीके से लिखेंगे। लिखेंगे कि मुंह की अपेक्षा नाक से श्वास लेने के निम्नलिखित लाभ है। कौन कौन सा, पहला लिखेंगे नाक में उपस्थित बाल वायु में उपस्थित धूल के कणों एवं अन्य प्रकार की गंदगी को रोकते हैं, जिसके कारण फेफड़ों तक पहुंचने वाली वायु गंदगी रहित होती है। दूसरा लिख देंगे कि नाक से प्रवेश करने वाली वायु नाक तथा श्वसन नली आदि की रक्त केशिकाओं द्वारा गर्म की जाती है, अतः फेफड़ों को गर्म वायु उपलब्ध होती है। अधिक ठंडी वायु फेफड़ों के लिए हानिकारक मानी जाती है। देखिए जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो यदि मुंह से सांस ले लेंगे तो सीधे सीधे हवा अंदर जाएगा, जो हमारे अंदर अनेक प्रकार के धूल कीटाणु जो है सीधे सीधे लेकर के चला जाता है। जबकि वहीं नाक से लेंगे तो नाक में जो बाल होते हैं उनको रोकते हैं। दूसरा बताया गया है कि गर्म हवाएं भी जो है डायरेक्ट चली जाती है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, तो प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 31 क्या है कि भोजन परोसना एक कला है क्यों, आपको बताना है कि भोजन परोसना एक कला है क्यों। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 31 भोजन परोसना एक कला है। लिखेंगे कि खाद्य सामग्री को भली भांति पकाने के साथ साथ
पकाए गए भोजन को अति उत्तम ढंग से परोसना भी एक कला एवं महत्वपूर्ण कार्य है। ये बताया गया है कि केवल भोजन पकाना ही नहीं आना चाहिए, हमको उसे अच्छे तरीके से परोसने भी आना चाहिए। लिखा है कि सामान्य रूप से इसे एक कला माना जाता है। आकर्षक ढंग से परोसे गए भोजन के प्रति खाने वालों की रुचि बढ़ जाती है। सुरुचिपूर्ण ढंग से परोसा गया भोजन खाने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। इससे खाने के प्रति आकर्षण एवं रुचि में वृद्धि होती है। यही कारण है कि भोजन परोसना एक कला माना गया है। भोजन यदि अच्छे से परोसने आता है तो भाई देखिए जो खाने वाला व्यक्ति है वो भी संतुष्ट हो जाएगा। अब हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लिखा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 एवं 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है, यानी कि 100 शब्द के आसपास हम लोग लिख करके आएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थिभंजन के मुख्य लक्षण क्या है। अस्थिभंजन की सामान्य प्राथमिक चिकित्सा आप किस प्रकार करेंगी, अथवा अस्थिभंग में प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। किसी एक का लिखेंगे तो हम लोग किसका लिखे हैं, आप अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िए। लिखे हैं किसका, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 का लिखे हैं कि अस्थिभंग में प्राथमिक उपचार क्या क्या है। तो लिखेंगे अस्थि भंग की अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राथमिक उपलब्ध करानी चाहिए या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए। कौन कौन से, तो उपयुक्त चिकित्सा सहायता, इसके लिए अविलंब किसी योग्य चिकित्सक को बुलाना चाहिए। योग्य चिकित्सक के उपलब्ध न होने पर प्राथमिक चिकित्सा के उपाय करने चाहिए। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा में लिखेंगे कि रक्त स्राव को रोकना। क्या लिखेंगे कि अनेक बार अस्थिभंजन के कारण पीड़ित व्यक्ति की रुधिर वाहिनियां फट जाती है, जिसके कारण रक्त का स्राव होने लगता है, जिसे किसी स्वच्छ कपड़े या टूर्निकेट की सहायता से हमें क्या करना चाहिए, तो रोकना चाहिए। तीसरा लिखेंगे कि घायल अंग का देखभाल होना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो घायल अंग का देखभाल करना चाहिए। लिखेंगे रोगी के घावों को निसंक्रामक घोल द्वारा करके क्रीम लगाकर घायल अंग को अच्छे तरीके से देखभाल करना चाहिए या ढक देना चाहिए। अब 4 नंबर में लिखेंगे कि घायल का स्थानांतरण। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के पश्चात किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारे क्या हो जाएगा, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 33 नंबर। टाइफाइड रोगी को रोग की अवधि में और स्वास्थ्य लाभ के समय किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, अथवा मियादी बुखार में किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। किसी एक का ही लिखना है। हम लोग लिखेंगे 33 नंबर का, ठीक है। अब 33 नंबर में हमारा हेडिंग क्या बना देना है, देखिए 33 नंबर में लिख देंगे इसका उत्तर। लिखेंगे कि मियादी बुखार जल एवं भोजन के माध्यम से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। इसे मोती झरा तथा टाइफाइड भी कहा जाता है। यह बुखार एक अवधि तक अवश्य रहता है, इसलिए इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है या मियादी बुखार कहा जाता है। अब देखिए आगे लिखेंगे कि मियादी बुखार से पीड़ित व्यक्ति को जल व दूध को उबाल करके देना चाहिए। ये लिखना है कि पूछा था ना कि कैसे कैसे भोजन देना चाहिए। दूसरा में लिखेंगे भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखना चाहिए। तीसरा है मियादी बुखार के रोगी को सुपाच्य एवं हल्का भोजन देना चाहिए। 4 नंबर में लिखेंगे कि उबले हुए अंडे देने चाहिए। यदि मियादी बुखार है तो आप उबले हुए अंडे दे सकते हैं। 5 नंबर में लिख देंगे कि मियादी बुखार को ठीक करने के लिए रोगी को भोजन के रूप में सब्जियों का सूप आप लोग दे सकते हैं, यानी कि मियादी बुखार में सब्जियों का सूप भी दिया जाता है। तो इस तरह से 33 का जो है 5 लिख देंगे ना कि किस प्रकार का भोजन दिया जाता है, 5 भी लिख देंगे तो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा और नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। अब प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग पढ़ते हैं 34। अतिसार रोग के कारणों, लक्षणों एवं बचने का उपाय वर्णन कीजिए, या अतिसार रोग के बचाव के उपाय लिखिए। अतिसार रोग से बचाव के उपाय लिखना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, पहले तो हम लोग हेडिंग बना देंगे
प्रश्नोत्तर संख्या 34। उसके बाद लिखना है इसमें अच्छे तरीके से कि अतिसार रोग से बचने के उपाय। क्या क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ लिखेंगे कि यह एक भयानक रोग है जिसमें उचित चिकित्सा न होने पर यह छोटे शिशुओं के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। वास्तव में अतिसार के साथ ही साथ निर्जलीकरण हो जाने पर स्थिति अधिक बिगड़ जाती है। अतः निम्नलिखित उपायों का पालन किया जाना आवश्यक है। कौन कौन से उपाय बताए गए हैं? पहला, रोगी को पूर्ण विराम करने देना चाहिए, यानी कि रोगी को किसी भी प्रकार का काम नहीं करना है, उसको पूर्ण विराम देना है। दूसरा लिखेंगे, तुरंत योग्य चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। 3 नंबर में लिखना है कि रोगी को उबाल करके ठंडा किया जल पीने के लिए देना चाहिए, यानी जो व्यक्ति है उसको उबला हुआ जल जो है ठंडा करके देना चाहिए। बोतलों से पीने वाले बच्चों की बोतल को समय समय पर अच्छी तरह से स्वच्छ रखना चाहिए। यानी क्वेश्चन के हिसाब से कहने का अर्थ है कि यदि कोई भी बच्चा जो है अतिसार से परेशान है तो उसके जो बच्चा जो दूध पीता है या पीने वाला जो बोतल है उसको अच्छे से स्वच्छ करके रखना है। 5 नंबर में लिखेंगे, रोगी को सदैव ताज़ा दूध उबाल करके देना चाहिए, यानी रोगी को जब भी हम दूध देंगे ताज़ा देंगे और उबला हुआ दूध ही देंगे। 6 नंबर में लिखेंगे कि भोज्य पदार्थों को मक्खियों से बचाने के लिए ढक करके रखना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं तो अतिसार रोग से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर ये हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।